Assalamu alaikum. My name is Muhammad Imran. Students, today we will discuss about the electrostatic. तो हमारे जो यूनिट है उसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है और हम 12th क्लास की फिजिक्स को लेके चल रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को थोड़ा सा टच करते हैं, उसके बाद हम इसका फर्स्ट टॉपिक कूलम लॉ की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इससे पहले ये चीज देखते जाएं कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर जब भी कोई भी हम चार पूरे के पूरे यूनिट में, मतलब 12 क्लास का फर्स्ट यूनिट है, तो इस पूरे यूनिट में दरअसल हम क्या करेंगे, ऐसे चार्जेस के ऊपर मतलब डिस्कस करेंगे कि जो बिल्कुल रेस्ट की फॉर्म में होंगे, रुके हुए होंगे, मतलब मूव नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रो का मतलब वो कोई ऐसा चार्ज होगा जो स्टैटिक की फॉर्म में, मतलब रुका हुआ होगा। समझ आ रही है, स्टेशनरी होगा। तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with charges when they are at rest। हम ऐसे चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे जो रेस्ट की फॉर्म में होंगे। तो ऐसी फिजिक्स को हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक। आगे इसकी टू टाइप्स हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। देखें, चार्जेस की यहां पे दो टाइप्स होती हैं। नंबर 1 पे आप ले लें पॉजिटिव, और सेकंड पे आ जाएगा नेगेटिव। अब हमारे पास एक बात आपने समझना है कि इन दो टाइप्स चार्जेस हैं और ये कैसे बिहेव करते हैं। बिहेवियर हम इसका चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये मेरी बात समझें, जब यहां पे आपके पास क्या होगा, लाइक चार्जेस ये आपके पास क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से रिपेल करेंगे। ठीक है, थोड़े डिस्टेंस पे एक और चार्ज ले लेते हैं। ठीक है, तो अब ये भी इस तरफ मूव करेगा और ये भी इस तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि लाइक चार्जेस हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अभी कोई एक और ले लेते हैं माइनस में भी, तो वो भी एज इट इज इस तरफ मूव करेगा। अनलाइक चार्जेस कौन से होते हैं? ऐसे चार्जेस होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। समझ आ रही है? तो यहां पे फोर्स जो होगी वो एक दूसरे को मतलब अट्रैक्ट, एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। बात समझ आ रही है? अब ये जो फोर्स है, ये रिपल्शन है या अट्रैक्शन है, ये किसने डेवलप की थी? आज जो हमारा टॉपिक है वो कूलम लॉ ने, चार्ल्स कूलम लॉ 1884 में उसने ये इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट की थी और इसको क्या काम किया, फिर उसने इसको लॉ पेश कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे कूलम लॉ ने, फिर इसका हम प्रूव करेंगे। समझ आ रहा है? तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इट वाज इन्वेस्टिगेटेड बाय चार्ल्स कूलम लॉ। In 1884, and he forward
and he put it to a law known as Coulomb law. चार्ल्स ने इसके बारे में इन्वेस्टिगेट किया था 1884 में, और उसने कहा कि हमारे पास क्या है, ये एक ऐसे मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, और उसने इसको 1884 में इन्वेस्टिगेट किया, और फिर उसी ने अपने नाम पे ही क्या काम किया कि अपने नाम पे इसको कोलम लॉ का नाम दिया। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसने किस तरह पेश की थी और ये लॉ क्या कहता है। तो इस तरफ मूव करते हैं, ठीक है, विदाउट टाइम वेस्ट किए। The force, the magnitude of force is directly proportional to the product of product of magnitude of charges and inversely proportional to its square of distance। बड़ा लॉजिकली बहुत है और बहुत समझने वाली बात है, बड़े ध्यान के साथ उसने किस तरह मतलब इसको पेश किया था। ठीक है, देखें वो कह रहा है कि हमारे पास द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। इट मीन कि हमारे पास कोई दो चार्जेस हैं, ठीक है, उन चार्जेस के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स जो है वो उन चार्जेस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1, दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q2 ले लेते हैं, बात समझ आ गई। उसके बाद हमारे पास वो कहता है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। इसको आप 1 का नाम दे दें और इसको 2 का नाम। तो बाय कंपेयरिंग बाय अबव रिलेशन आप इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो किस तरह राइट करेंगे, F आपका किसके हो जाएगा, प्रोपोर्शनल Q1 और Q2 ओवर R का स्क्वायर। F जब ये प्रोपोर्शनल खत्म किया जाता है तो हम कांस्टेंट K यूज करते हैं, ठीक है, तो ये कांस्टेंट के लिए K यूज कर रहे हैं, Q1 Q2 ओवर R का स्क्वायर। यहां तक हमने क्या कर लिया, इसके फोर्स को फाइंड कर लीजिए, ठीक है, इस तरह होता है। ठीक है, अब बात आपने इस पूरी मैथमेटिकली इसके फार्मूला जो हमने कैसे मतलब हमने इसका फार्मूला डेवलप किया, ये बात आपने समझनी है। स्टूडेंट्स मेरी बात को आप अंडरस्टैंड करें, यहाँ पे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। ठीक है, आपके पास दो चार्जेस हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे ये चार्जेस बना रहा हूं, समझें इस चीज को। आपके पास दो चार्जेस हैं, Q1 और दूसरा Q2, दो चार्जेस हैं। अब इन दो चार्जेस के दरमियान दोनों क्या करेंगे, ये इतने डिस्टेंस पे पड़े हैं और इनके डिस्टेंस को मैं R का नाम दे देता हूं। ठीक है, अब बात को बड़े ध्यान से आप अंडरस्टैंड करें कि ये जो चार्जेस हैं, अभी मैं क्या करूंगा, आपके पास नजदीक लेके आए, ठीक है, जैसे जैसे आप नजदीक लेके आए इन दोनों चार्जेस को, तो आपके पास क्या होगा, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे दूर ले जाएं, दूर लेते जाएं, दूर लेते जाएं, दूर लेते जाएं, काफी दूर चले जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि इनके पास मतलब फोर्स डिस्टेंस बढ़ जाएगा और फोर्स ज्यादा हो जाएगी, फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है,
तो आपके पास ये दो चार्जेस हैं, इन दो चार्जेस में आपके पास क्या होगा कि आपके पास है एक चार्जेस Q1 Q2, इन दोनों का अगर डिस्टेंस क्या कर लें, बढ़ा दें, ठीक है। एक चार्जेस ये, दूसरा ये, ठीक है, Q1 Q2, इनका डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा होगा तो आपके पास इनका क्या हो जाएगा, फासला बढ़ जाएगा। आर स्क्वायर क्या है, यहां पे बढ़ रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे हमारे पास क्या होगा, जितनी फोर्स बढ़ रही होगी, चार्जेस की क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड उतना बढ़ रहा होगा। फोर्स देखें बढ़ाते जाएं, चार्जेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ती जाएंगे उनकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन इनका डिस्टेंस, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, इन दोनों का आर जो होगा वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर आ गया, एक बात समझने वाला है, ठीक है। जैसे जैसे आर आप बढ़ाते जाएंगे, इसकी जो फोर्स है वो 4 क्वार्टर टाइम मतलब क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ आ रही है ना। फोर्स इस तरह रिलेशन है उसका कि जैसे जैसे आप आर स्क्वायर कम करेंगे तो ये 4 क्वार्टर टाइम उसकी कम होती जाएगी फोर्स, ठीक है। उन दोनों के दरमियान जो रिलेशन होगा फोर्स का Q1 और Q2 के दरमियान, तो वो उनका क्या होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है फोर्स कम होती जा रही है, जैसे डिस्टेंस कम आ नजदीक आ रहा है तभी आपके पास क्या हो रहा है कि इसका फोर्स है मतलब ज्यादा हो रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं, ठीक है, इस बात को आप अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, आपके पास क्या है कि एक चार्जेस ये है और दूसरा चार्ज वो है, ठीक है। जैसे जैसे वो चार्ज नजदीक आएगा, ठीक है, तो अब आपके पास ये देखें नजदीक आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, ठीक है, फोर्स जो है वो बढ़ रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों के दरमियान क्या हो रही है, बढ़ रही है। और जैसे जैसे वो दूर जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रही है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो रही है, मतलब उनसे कम होता जा रहा है, ठीक है। तो ये जैसे फोर्स कम हो जाएगी तो वो आपका इन्वर्सली रिलेशन होता है। और जहां पे आपके पास क्या हो रहा है कि दोनों के दरमियान मतलब फोर्स ज्यादा हो रही है, तो चार्ज की मैग्नीट्यूड भी आप देख सकते हैं, चार्ज की मैग्नीट्यूड भी बढ़ रही होती है। समझ आ रही है ना बच्चे। तो ये था हमारे पास मतलब कोलम ला ने जो हमें स्टेटमेंट दी थी, ठीक है। तो ये आपके पास था। उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, के की वैल्यू को फाइंड करेंगे। समझ आ रही है ना तब तक के लिए। तो नेक्स्ट अभी आप ये देखते चले जाएं, यहां पे एफ क्या है, फोर्स, के क्या है, कांस्टेंट, और Q1 और Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और आर स्क्वायर क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। आई थिंक आपको सब टर्म ये समझ आ चुकी होंगी कि हाउ इज इट पॉसिबल, इज दैट क्लियर। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम के की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो देखें के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इज दैट क्लियर। अभी हम क्या करेंगे कि एप्सिलॉन नॉट जो होते हैं ना, ये एक एप्सिलॉन नॉट ये हम रिप्रेजेंट करते हैं मतलब फ्री स्पेस, ठीक है। इसको लिखा जाता है एप्सिलॉन, ठीक है। और ये इसको आप इस तरह नोट में लिख लें, एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट term which is known called permittivity, मतलब फ्री स्पेस में होता है तो इसको आप क्या नाम देंगे, परमिटिविटी। ऑफ फ्री स्पेस। अब स्टूडेंट्स यहां पे हमारे पास एक बात आप ये समझें कि के की वैल्यू क्या होता है, यहां पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होता है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 सी स्क्वायर एन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं के की वैल्यू क्या होती है, 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और सी स्क्वायर। आप एक बात समझें, के की वैल्यू हमारे पास मतलब कैसे देखें, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप ये वाली यहां पे पुट करेंगे और पाई की वैल्यू तो आपको आती है 3.14, ठीक है। और 4 से मल्टीप्लाई करके 1 वो डिवाइड कर लेंगे तो आपके पास के की वैल्यू एग्जैक्टली आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हम इसको तो सोल्व नहीं करते, लेकिन आपको मैंने तरीका बता दिया। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास इसको हम इसको उधर पुट करते हैं।
इस वाले फार्मूले में, ठीक है ना, ये फार्मूला हमारा, इसमें के की वैल्यू पुट करते हैं, एफ विल बी इक्वल टू के, सॉरी के की वैल्यू पुट करनी है आपने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपके पास ये वो फार्मूला आ चुका है जो आपके पास फ्री स्पेस है चार्जेस के दरमियान, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन टू चार्जेस, यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स when there is free space between charges। समझ, ये वो वाला फार्मूला है जिसमें हमारे पास चार्जेस के दरमियान क्या आएगा, बिल्कुल मतलब हमारे पास चार्जेस में कोई टर्म नहीं है। मैं आपको यहां पे शो करवा देता हूं, आपके पास कोई एक चार्ज ये पड़ा है, ठीक है, और दूसरा चार्ज ये पड़ा है, ठीक है, इसको Q1 का नाम दे दें, इसको Q, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस R को रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। तो ये आपके पास फ्री स्पेस है, बिल्कुल वैक्यूम है, मतलब जैसे हमारे पास खला में क्या है, कोई मतलब कोई मीडियम नहीं है, समझ आ रही है ना। तो अभी हमारे पास क्या होगा कि मतलब खला में देखें एयर वगैरह तो है ना, लेकिन अभी हमारे पास क्या होगा कि वैक्यूम ही है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच में एक फ्री स्पेस है, कोई मतलब कोई ऐसी ऑब्स्टैकल नहीं है, कोई हर्डल नहीं है जो इनको रुकावट करे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मतलब धक्का लगाए या पुश करे या उनको स्टॉप करने की कोशिश करे। तो ये हमारे पास क्या था कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसको कहते हैं, समझ आ रही। तो स्टूडेंट देखें, अभी हम चेक करते हैं इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर मीडियम के क्या असर पड़ते हैं, ठीक है। तो इसको जानने के लिए मैं आपको यहां पे दो चार्जेस बनाते हैं, ठीक है, ये आपके पास Q1 और ये आपके पास आ गया Q2। अगर यहां पे मैं कोई मीडियम रख देता हूं, कोई ऑब्स्टैकल रख देते हैं, ठीक है, अब तो इनके लिए हर्डल है, मुश्किल आ रही है। आपको मैं एक बात बताता हूं, आप बड़े ध्यान के साथ मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। आप बात इस तरह समझें कि ये हमारे पास क्या है कि एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है। अगर मैं फ्री स्पेस में इनको नजदीक ले आऊंगा तो बड़े इजीली मैं इसको लेके आ सकता हूं, ठीक है, कोई मतलब रुकावट नहीं होती। लेकिन अभी यही चीजें मैं दो चार्जेस इनको पानी के अंदर ले जाता हूं, ठीक है, तो कुछ मीडियम में चला जाऊंगा, बीच में मेरी क्या होगा, मीडियम होगा, ठीक है, तो इनकी फोर्सेस के इफेक्ट जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे और मुझे भी फोर्स लगाने के लिए, इनके नजदीक आने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ मतलब अपने रेजिस्टेंस लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा टफ फील होगा, समझ आ रही है। तो अभी हमने एक मीडियम इनके दोनों के दरमियान रख दिया गया है, इस वजह से हम क्या करते हैं, ये आपके पास क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक के तौर पे इसको हम नाम देंगे, समझ आ रही है ना। व्हेन वी इंट्रोड्यूस, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह राइट करेंगे, व्हेन वी इंट्रोड्यूस an object between charges, then it will decreases a number like epsilon naught r is called dielectric, which is called dielectric। तो हम एक ऐसा नंबर जिसकी वजह से उनके मीडियम में इफेक्ट पड़े, रुकावट आ जाए, डिक्रीज हो जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक के इफेक्ट असरात कम हो जाए, तो उसको क्या नाम देते हैं, डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो हम डाई इलेक्ट्रिक को
प्रीवियस टर्म में मैंने क्या काम किया था, एप्सिलॉन नॉट राइट किया था, ठीक है। लेकिन इसमें हम एक चीज का ये इजाफा करेंगे, एप्सिलॉन नॉट आर लेंगे, एप्सिलॉन आर लेंगे, ठीक है। तो एफ विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ जाएगा Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। बड़े मजे की बात ये समझने की है कि हमारे पास यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आर आ गया, ठीक है। एप्सिलॉन आर आ गया, इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट करेंगे या डिवाइड में राइट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपने समझना है। तो बच्चे बड़े समझने की बात तो ये है कि हमारे पास जब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर राइट करो तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना एफ से, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, चीज बढ़ जाती है, समझ आई। तो लेकिन अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कम आता है, समझ आ रही है ना। तो अभी हमारे पास इफेक्ट कम हो रहे हैं तो हम इसको डिवाइड में राइट करेंगे, समझ आ रही है। तो एप्सिलॉन आर, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, कुछ इस तरह राइट कर लेते हैं तरतीब के साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। स्टूडेंट मैंने एक का काम किया, यहाँ पे इस एप्सिलॉन आर को फर्स्ट में राइट किया और बाकी टर्म मैंने अलग कर दी, ठीक है। और यहां से लेके ये वाला, समझ। अब ये जो है ये इसके अंदर मीडियम आ गया, समझ आ रही है। तो इस एफ को मैं एफ के साथ एम राइट करने लगा हूं, एफ एम मतलब मीडियम, क्या आ गया, मीडियम। तो ये मैं आपके सामने राइट करने लगा हूं, ये वो वाला फार्मूला है, व्हेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स when there is medium between charges, चार्ज के दरमियान जब मीडियम होगा तो तब हम क्या, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो जो प्रीवियस फार्मूला था उसके अंदर हमारे पास वैक्यूम था, उसको हम एफ वी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एफ एम विल बी इक्वल टू 1/एप्सिलॉन आर मल्टीप्लाई बाय एफ वी, ठीक हो गया। तो अब ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो मीडियम क्या होगा, और ये वैक्यूम, और ये आपके पास क्या होगा, ये चीज, ठीक हो गया। तो आपके पास मतलब ये फाइनली ये एफ एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीडियम आ गया इसके अंदर, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, वैक्यूम, समझ आ रही है मेरे बच्चे। तो वैक्यूम में हमारे पास क्या होगा, एक बात को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे एफ एम मीडियम आ गया, मतलब हमारे पास मीडियम में क्या होते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्स्टेकल आ गया, और वैक्यूम में हमारे पास क्या चीज होगी, मतलब फुली हमारे पास क्या होगा, इजीली मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।